Dear student, today we will discuss about Machiavelli, father of modern politics. मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। कैटल ने उसे फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि मैकियावेली के बारे में ये कहा जाता है कि मैकियावेली जो है वह इस एज में पैदा हुआ जब मिडिल एज या मध्यकाल एंड पे था और मॉडर्न एरा जो है उस मॉडर्न एरा शुरू हो रहा था। इन दोनों को के बीच में मैकियावेली का जन्म होता है। मैकियावेली के जन्म के समय वर्ड जो है वह नॉलेजेबल और रिफॉर्म्स के मामले में तेजी से करवटें बदल रहा था या बदल रहा था। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहे जाने के पीछे कई सारे कारण हैं जो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन या मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बनाते हैं। सबसे पहला कारण जो मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बनाता है वह सिटी स्टेट से मॉडर्न स्टेट में ट्रांसफ़र है। क्योंकि पहले जो है हम लोग जब एरिस्टोटल या प्लेटो की बात करते हैं, हम संत अगस्टाइन की बात करते हैं, हम मिडिल एज की बात करते हैं, हम एंशिएंट वर्ल्ड से मिडिल एज तक की बात करते हैं, तो वहाँ तक जो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो सिटी स्टेट का था। उसमें सिटी स्टेट जो है वह एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था और वह हाईएस्ट स्टेज था डेवलपमेंट का, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मैकियावेली ने सबसे पहली बार नेशन स्टेट की बात बढ़ाई। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। नेशन स्टेट की बात बढ़ाई। मैकियावेली ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था जिसने उस एरा में जन्म लिया था जब रेनेसा जो है उसके होम सिटी, जैसे एक्चुअली वह इटली के फ्लोरेंस शहर का रहने वाला था और रेनेसा जो है वो रेनेसा का जो इटालियन रेनेसा का जो सेंटर था, जो केंद्र था, वह फ्लोरेंस शहर ही था। तो उसके होम टाउन में, उसके होम सिटी से ही रेनेसा शुरू हुआ और रेनेसा जो है, रेनेसा ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरह चेंज कर दिया। रेनेसा का प्रभाव मैकियावेली पे अत्यधिक पड़ा और रेनेसा ने पॉलिटिकल और सोशल सभी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। वह एक उसका जन्म मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल की शुरुआत से था, क्योंकि रेनेसा इस बात का प्रमाण था कि लोग जो है अब मध्यकाल से आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक होने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। जो मध्यकाल का अंत जो था, मध्यकाल की पहचान रिलीजियस बेस आइडियोलॉजी से थी। मध्यकाल जो है वह धर्म आधारित राजनीति को प्रश्रय देता था, धर्म आधारित राजनीति को ही विकसित करता था और धर्म आधारित राजनीति पर ही स्थापित था पूरा मध्यकाल। जिस प्रकार प्लेटो और सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल जो है उनकी सारी आइडियोलॉजी जो है वह इथिक्स और मोरालिटी के बेस थी, ठीक उसी तरह पूरा मध्यकाल, पूरा मिडिल एज जो है वह एक रिलीजियस बेस जो है आइडियोलॉजी थी, जिसमें सारे जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हुए सबके आइडियोलॉजी का बेस जो है वह रिलीजियस ही था। मैकियावेली जो है उसे आधुनिक राजनीति का पिता इस कारण से कहा जाता है क्योंकि उसने जो है इस दोनों के बीच के में स्थित जितने भी पॉइंट्स थे सबको अलग अलग कर दिया। मैकियावेली ने मॉडर्न पॉलिटिक्स को का जन्म दिया, पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी और आज हम जिस पॉलिटिक्स को देख समझ रहे हैं या फिर आधुनिक युग में जिस पॉलिटिक्स की कल्पना कर रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, जिस राजनीति को जान रहे हैं, वो सब मैकियावेली द्वारा शुरू किया गया ही राजनीति था। मैकियावेली ने पॉलिटिकल सिस्टम को बदला और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ लोगों के आचार व्यवहार, नियम, पॉलिसी सबको बदलने में अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया। उसको जो है आधुनिक राजनीति का पिता कहे जाने का जो पहला कारण है वह यह था कि उसने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, उसने जो है पॉलिटिक्स को रिलीजन से पूरी तरह सेपरेट कर दिया। पहले
पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ उनके बिना, एक दूसरे के बिना उनकी कल्पना नहीं। जो मध्यकाल में जो पॉलिटिक्स है वही रिलीजन है, जो रिलीजन है वही पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन के अंडर ही है। मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से पूरी तरह कोरिलेट थे, एक दूसरे से पूरी तरह बधे बधे हुए थे। मैकियावली ने जो है वो पहला ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था जिसने पूरी तरह से रिलीजन के मामले में अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। उसने पॉलिटिक्स और रिलीजन में रिलीजन को न्यूट्रल कर दिया और पॉलिटिक्स को ही प्रमोट किया। उसने, यह भी कहा जाता है कि मैकियावली जो है वह पहला सेकुलर थिंकर था जिसने पॉलिटिक्स से रिलीजन को पूरी तरह से अलग और विच्छेद कर दिया, या फिर उसको सेपरेट कर दिया। मैकियावली जो यह जानता था कि धर्म से राजनीति को अलग किए बिना राजनीति का विकास संभव नहीं है, क्योंकि धर्म पे आधारित राजनीति या राजनीति पर आधारित धर्म, यह दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म राजनीति को कमजोर कर रहा था और राजनीति धर्म को कमजोर कर रहा था। तो इन दोनों का सेपरेट होना आवश्यक था, और राजनीति का, धर्म से राजनीति को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं था, कोई लाभ नहीं था। तो मैकियावली ने सबसे पहले अपने विचारों में, अपनी आइडियोलॉजी में जो सबसे पहला काम किया, उसने यह किया कि उसने जो है राजनीति को धर्म से अलग कर दिया और राजनीति को एक स्वच्छंद और स्वतंत्र विषय के रूप में बनाया। उसने जो है एक सेकुलर स्टेट की बात की, उसने धर्म विहीन राजनीति की बात की, उसने धर्म विहीन राज्य की बात की। उसने कहा कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य धार्मिक मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य धार्मिक मामलों में पूरी तरह से न्यूट्रल है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको कुछ भी मतलब नहीं है। धर्म से और राजनीति, यह दोनों दो विषय है। धर्म का काम अलग है, राजनीति का काम अलग है। राजनीति जो है सर्वव्याप है, एब्सोल्यूट है, और वह जो है धर्म से पूरी तरह अलग है। धर्म से और राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। उसने धर्म के मामले में पूरी तरह न्यूट्रल पॉलिसी को यूज किया कि धर्म के मामले में राजा को चुप हो जाना चाहिए और कुछ भी धर्म के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मैकियावली को आधुनिक राजनीति का पिता या आधुनिक राजनीति का जनक बनाती है, या फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है वो बनाती है, वह दूसरी चीज है कि वह जो है फर्स्ट, वह पॉलिटिक्स को, वह राजनीति को एक कह सकते हैं कि एक बेस, रियल बेस या रियलिस्टिक बेस प्रोवाइड कराता है। इससे पहले जो आइडियोलॉजी थी वह जो है एक मैंने आपको बताया था, जब उसका इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मैकियावली जो है एक रियलिस्टिक अप्रोच या फिर एक रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर था। जबकि उससे पहले अगर हम प्लेटो और अरिस्टोटल की बात करें तो प्लेटो और अरिस्टोटल जो है वह दोनों जो है एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर थे, और उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, एक आइडियल था। मिडिल एज में आते हैं तो मिडिल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो इमेजिनेशन बेस्ड था। हालांकि प्लेटो भी यूटोपियन था, लेकिन मिडिल एज का जो कॉन्सेप्ट था, पॉलिटिकल थॉट था, वह इमेजिनेशन बेस्ड था, वह कल्पनावादी था, वह स्वप्नलोकी था। वह जो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नगर और मतलब ईश्वर, स्वर्ग और नरक की बात करता है, और लोगों को इस विषय से डराता था, धमकाता था। लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। वह जो है लोगों को किसी भी तरह से धर्म से जोड़ना चाहता था, और धर्म का वर्चस्व और धर्म की सत्ता स्थापित करना मध्यकाल के सभी राजनीतिक विचारकों का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे भी करके धर्म की सत्ता स्थापित हो, लोग धर्म से डरें और धर्म के भय से धर्म के समीप आए और धर्म को धारण करें। धर्म जो है वह राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता सबके ऊपर था और सबको नियंत्रित करता था। जबकि मैकियावली जो है वह अपने राजनीतिक विचारों में सबसे पहले धर्म को ही राजनीति से अलग करने की बात करता है, और धर्म से राजनीति को अलग करता भी है। वो यह कहता है कि धर्म और राजनीति दोनों दो विषय हैं, धर्म और राजनीति में कोई सामंजस्य ही नहीं हो सकता। राज्य को हमेशा धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, राज्य को हमेशा जो है धर्म विहीन होना चाहिए, राज्य जो है वह कभी भी किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, राज्य को सेक्युलर होना चाहिए, राज्य को रिलीजन या धर्म के मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल होना चाहिए, उसको धर्म से और राजनीति से
कि धर्म और राजनीति में किसी तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर राज्य कोई धार्मिक है तो वह कभी भी स्वच्छंद और स्वतंत्र राज्य हो ही नहीं सकता, वह धर्म के चंगुल में बंधा रहेगा, फंसा रहेगा। अतः मैकियावली जो है धर्म और राजनीति को अलग करता है, और यह जो है मैकियावली का एक यथार्थवादी विचार है, क्योंकि कल्पनावादी विचार, धर्म जो है वह कल्पनावादी विचार पे आधारित होता है। आप हम में से किसी ने स्वर्ग देखा है क्या? हमारा जो यह विचार है, जो धार्मिक विचार है, स्वर्ग और नरक, नरक की जो कल्पना है, ये सब कल्पना ही है, किसी ने देखा नहीं है। क्या पॉसिबल है कि कोई देख के आके नीचे बता दे कि हम स्वर्ग से घूम के आए हैं, स्वर्ग ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और नरक ऐसा है, ऐसा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यह एक इमेजिनेशन है, यह एक ऐसा इमेजिनेशन है जो लोगों को डराने के, लोगों को भयाक्रांत करने के, लोगों से अपने काम कराने का, लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करने का, लोगों को धर्म में आस्था जगाने का एक माध्यम है। अगर आपको स्वर्ग और नरक का प्रलोभन नहीं दिया जाता तो आप क्या ईश्वर की आस्था में विश्वास करते? अगर आपको भय नहीं दिया जाता तो क्या आप ईश्वर में आस्था रखते? ईश्वर में आस्था हमारा इस कारण से ही है क्योंकि कृष्ण ने कहा ना कि भय बिन प्रीत न होय गोपाला, कि बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो प्रीत के लिए, यस, आस्था के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए हम आप सब भय, ईश्वर का भय हमें दिखाया जाता था। यह मध्यकाल की देन थी कि मध्यकाल में भी यही होता था। इस्लामिक कंट्रीज हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, धर्म को प्रसारित करने का एक माध्यम है भय। अगर आप में भय नहीं होगा तो आप कभी भी धर्म के करीब नहीं जाएंगे। ठीक, क्योंकि धर्म का मूल उद्देश्य आपको पीस, शांति प्रोवाइड कराना है, आपको मानसिक और जो है संतुष्टि करना है। धर्म जो है वह आडंबर नहीं है, धर्म दिखावा नहीं है। धर्म जो है वह यह नहीं, एक्सपोजर का काम नहीं करता। धर्म जो है वह कभी भी रूढ़िवादी नहीं हो सकता। ईश्वर कभी रूढ़िवादी नहीं हो सकता। ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। तो फिर ईश्वर के नाम पे यह इमेजिनेशन क्यों? ईश्वर के नाम पे इतना पाखंड क्यों? ईश्वर के नाम पे इतना आडंबर क्यों? ईश्वर के नाम पे यह भय क्यों? ईश्वर के नाम पे यह थ्रेट कैसी फैलाई जा रही है? तो वह जो है वह यह कहता है कि यह जितनी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, जो बताई जा रही हैं, वो एक्चुअल में है नहीं। रियल क्या है? हमें रियलिस्टिक चीजों को एनालाइज करना चाहिए। हमें जो दिखाई दे रहा है वह क्या है, यह हमें समझना चाहिए। वह पहला रियलिस्टिक अप्रोच का, या फिर वह पहला रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर था जिसने जो है उसकी व्याख्या की, उसको बताया। जो नहीं है वो इमेजिनेशन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं बोलता, वो इमेजिनेशन बेस्ड पॉलिटिकल थॉट नहीं देता, वह रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है और वो रियलिस्टिक पॉलिटिकल थॉट देता है। वह जैसा है वैसे की बात करता है। वह कहता है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हर इंसान अपने आप को चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर वह अटेन कर ले। तो हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा से पावर वो अटेन करे, और वह इसी पावर को अटेन करने में लगा रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे इकोनॉमिकल पावर हो, चाहे सोशल पावर हो। वह चाहता है कि वह जहाँ रहे लोग उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, वह जहाँ रहे लोग उसको सबसे ज़्यादा महत्व दे और महत्वपूर्ण पोजीशन दे। तो इस तरह वह जो है रियलिस्टिक थॉट की बात करता है, वह रियलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। इसी कारण गेटल उसे फर्स्ट मॉडर्न जो है रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, क्योंकि वह जो है सच क्या है और सच क्यों है इसकी चर्चा करता है, इसकी बात करता है। वह इमेजिनेशन पे नहीं जीता। वह जो है इमेजिन नहीं करता कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, नहीं, वह क्या है और क्या हो सकता है, बस इसी पे बात करता है। इसीलिए उसने जो है स्टेट ओरिजिन की कोई थियरी नहीं दी, उसने स्टेट ओरिजिन की कोई थियरी नहीं दी। उसने स्टेट ओरिजिन के बारे में या फिर स्टेट कैसा होना चाहिए इसके बारे में नहीं बात की। वह बात करता है कि स्टेट कैसा है और कैसा हो सकता है और क्या क्या करने से ऐसा हो सकता है। ठीक, तो वह जो है एक रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर है, और गेटल ने उसे मॉडर्न, फर्स्ट मॉडर्न रियलिस्टिक थिंकर बोला है, बताया है। तो इस कारण से कि क्योंकि उसने मध्यकाल के इमेजिन बेस्ड आइडियाज को, इमेजिन बेस्ड पॉलिटिकल थॉट को पूरी तरह से किनारे कर दिया। उसने जो है वह एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया और उसने यह बताया कि वास्तव में सच क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक, वह इमेजिनेशन बेस्ड नहीं था, वह कंडीशन बेस्ड था कि इस सिचुएशन में ऐसा है तो इस सिचुएशन में कैसा होगा।
तो इस तरह से यह दो रीजन है। तीसरा जो रीजन है जो उसे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बनाता है वह है कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी। वह जो है नैतिकता से राजनीति को सेपरेट करता है, क्योंकि नैतिकता राजनीति के रास्ते में एक बैरिकेटर की तरह होती है। अब हालांकि आप यह जान लीजिए कि अगर आप गांधी को सुन रहे होंगे या गांधी को सोचेंगे तो गांधी और मैकियावेली में फर्क है। आपको मैकिया इसीलिए भारत में मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की जाती है। भारत में मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से की जाती है, क्योंकि कौटिल्य ने जितने रियलिस्टिक अप्रोच या रियलिस्टिक थॉट दिए हैं उसी तरह के रियलिस्टिक थॉट जो है वो मैकियावेली ने भी दिए हैं। मैकियावेली जो है वह एकदम रियलिस्टिक बात करता है। वह कहता है कि नैतिकता और राजनीति दोनों दो चीजें हैं। राजनीति एक कला है और नैतिकता, मोरालिटी एक जीवन शैली है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोई मोरल हो सकता है तो पॉलिटिकल नहीं हो सकता, जो पॉलिटिकल हो सकता है वो मोरल नहीं हो सकता। और अगर आज की पॉलिटिक्स, अगर आप आज आप इंडिया की पॉलिटिक्स को रियलाइज करेंगे, इंडिया के पॉलिटिक्स को अगर आप डीपली जो है इवेलुएट करें तो आपको यह रियलाइज होगा कि मैकियावेली ने जो जो सजेशन दिया है या जो जो चीजें बताई हैं वह आज के पॉलिटिक्स में आपको दिख जाएंगी। ठीक। वह नैतिकता कहता है कि मोरालिटी जो है वह राजा को, मोनार्क को क्या करता है, कमजोर करता है। मोरालिटी ठीक है, लेकिन मोरालिटी जो है अगर राज्य के संरक्षण के लिए, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैकियावेली का पूरा पूरा जो है पॉलिटिकल थॉट या उसका पूरी पॉलिटिकल आइडियाज जो है वह सिर्फ एक चीज पे बेस है, वह है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। वह राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर राज्य की सुरक्षा के लिए किसी अपने करीबी की भी हत्या करनी हो तो वह कहता है कि मीन्स मायने नहीं रखता, में ऑब्जेक्टिव मायने रखता है। अगर आपका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा है तो राज्य की सुरक्षा के बीच आने वाले किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को आपको हटाने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसलिए राजा बने हैं क्योंकि आपका जो मूल उद्देश्य है वह मूल उद्देश्य है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा करना। तो जब आप राज्य की सुरक्षा ही नहीं करेंगे तो फिर आप राजा हैं क्यों? आप अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते हैं। तो कहता है कि मोरालिटी जो है, मोरालिटी दिखावे के लिए ठीक है, लेकिन मोरालिटी जो है वह राज कार्य में राजा के लिए, मोनार्क के लिए एक बैरिकेटर के रूप में है। तो मोरालिटी को राजनीति से अलग करना ही करना होगा, क्योंकि राजनीति और मोरालिटी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर दोनों एक साथ हैं तो फिर वह राजा कमजोर हो जाएगा और आज नहीं तो कल उस राज्य के टुकड़े हो जाएंगे और वह टूट जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको जब इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में आपको बता रहा था, अपने युग का शिशु मैकियावेली एज अ चाइल्ड फॉर हिज एज या टाइम्स, तो आप जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली के विचारों पर जो सबसे बड़ा प्रभाव जिन जिन चीजों का पड़ा था उनमें से एक यह भी था कि डिवाइडेशन ऑफ इटली, कि इटली के बंटवारे के कारण, विभाजन के कारण उसको यह लगा कि यह जो है हमारे जो रूलर हैं, हमारे जो शासक हैं, उनकी नैतिकता के करते, जो राजनीति और नैतिकता का मिश्रण था इसके करते भी यह सब हुआ। क्योंकि अगर वह नैतिक होंगे तो फिर वह हर चीज को नैतिकता के मापदंड से तौलेंगे, और नैतिकता जो है राजनीति के लिए सिर्फ दिखावे की चीज है, वह यूज करने की चीज नहीं है। अगर नैतिकता यूज होगी तो फिर वह राजनीति नहीं रहेगी। राजनीति और नैतिकता यह दोनों जो है वह एक दूसरे से अलग हैं, विरक्त हैं। अगर वह सेपरेट नहीं होंगे तो कभी भी राजा या राज्य हमेशा कमजोर ही रहेगा, क्योंकि राज्य के लिए नैतिकता जो है वह उसी तरह से है कि वह सिर्फ और सिर्फ उसको कमजोर करने वाली वस्तु है। अतः मैकियावेली जो है वह नैतिकता और राज्य का पृथक्करण या सेपरेट कर देता है, राजनीति और उसको मोरालिटी को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। अगला जो विषय है जो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक बनाता है वह है आधुनिक राज्य का प्रतिपादन, या फिर यह कह सकते हैं कि संप्रभु राज्य का प्रतिपादन।
या फिर यह कह लो कि सॉवरिन या मॉडर्न स्टेट को रिसाइज करना या फॉर्म करना। अब फादर ऑफ सॉवरिनिटी जो है वो जीन बोधा को कहा जाता है। मैकियावेली के समय में सॉवरिनिटी जैसा वर्ड नहीं था, हालांकि उसने सर्वोच्च शक्ति और संप्रभु एब्सोल्यूट पावर की बात की है, और वह कहता है कि पावर जो है वह कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, चाहे वो इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, वह डिवाइड नहीं हो सकता। हालांकि बोधा या फिर बोधा और बाद में जो है हॉब्स और बाकी जो सॉवरिनिटी थिंकर्स हैं, उन्होंने सॉवरिनिटी को इसी तरह से ही विभाजित किया था, लेकिन मैकियावेली के समय तक सॉवरिनिटी जैसा वर्ड नहीं आया था। कॉन्सेप्ट भले कॉन्सेप्ट तो हॉब्स के थे, एरिस्टोटल के टाइम ही आ गया था, लेकिन जो सॉवरिनिटी का एक्चुअल मीनिंग है, जो सॉवरिनिटी का अर्थ है, वह मैकियावेली के समय में नहीं आया था। तो मैकियावेली जो है एक एब्सोल्यूट, या फिर यह कहा जा सकता है कि एब्सोल्यूट या फिर एक सुपीरियर स्टेट की बात करता है, और उसी को बस उसको हम अपने समझने के लिए सॉवरेन स्टेट के रूप में मान सकते हैं। हालांकि मॉडर्न यह कहा जा सकता है कि मॉडर्न स्टेट की बात करता है वो। मॉडर्न स्टेट जो है वह एक एब्सोल्यूट पावर है और एक नेशन स्टेट है, जबकि प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम या संत अगस्टाइन के टाइम का जो स्टेट था, वह जो है वह सिटी स्टेट था, और उसका जो है सीधा सा कॉन्सेप्ट था सिटी स्टेट का, कि वह एक छोटे छोटे राज्य होते थे। छोटे छोटे राज्यों को सिटी स्टेट कहा जाता था, जिसे नगर राज्य कहा जाता है। जैसे मुरादाबाद है, रामपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, जैसे जैसे छोटे शाहजहांपुर है, जैसे छोटे छोटे दिल्ली है, जैसे छोटे एक शहर को एक राज्य मान लिया जाता था। यूरोप कॉन्सेप्ट में एक शहर को एक राज्य मान लिया जाता था, और अपने यहाँ इंडिया में भी यह स्थिति। हालांकि इंडिया में सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे जो है वह जनपद इसको कहा जाता था। जब आप हम जब एंशियंट एरा में जाएंगे तो षोडश महाजनपद पढ़ेंगे, तो षोडश महाजनपद भी वह सिटी स्टेट की तरह के ही कॉन्सेप्ट था। जो 16 महाजनपद थे, उनमें जो है उनके जो नगर के मुख्यालय होते थे, जहाँ पे राजा रहता था, जो राज्य का मुख्यालय होता था, जहाँ राजा रहता था, उसी राज्य के मुख्यालय के नाम से ही पूरे राज्य को जाना जाता था। उसी तरह सिटी स्टेट का भी यही कॉन्सेप्ट था कि एक शहर होता था, उस शहर में राजा रहता था, और उसके शहर के अगल बगल का एरिया जो उसकी सीमा में, उसकी बाउंड्री में आता था, उसको सिटी स्टेट माना जाता था। मैकियावेली ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक के साथ साथ वह आधुनिक राज्य का भी जनक है। वह जो मॉडर्न या नेशन स्टेट की हम बात करते हैं, उस नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैकियावेली के समय में ही आया था। मैकियावेली ने ही आधुनिक राज्य सिटी स्टेट की जगह पे एक मॉडर्न या आधुनिक या सावरिन या संप्रभु स्टेट की या राज्य की बात की थी, जिसमें यूनाइट, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूनाइट इटली का था, कि इटली को कैसे यूनाइट कर दिया जाए। और वह नेशन स्टेट की बात करता है, छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिला के। वह कहता है कि जो राजा है वह राजा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कि राजा की यह जिम्मेदारी है कि वह जो है अपने समय के छोटे छोटे राज्यों को अब जीत कर उनको अपने में शामिल करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करे, एक नेशन स्टेट स्थापित करे। हालांकि उसके विचारों पर, विचारों को जब मैं पढ़ा रहा था, या फादर ऑफ चाइल्ड ऑफ हर एज हिज एज पढ़ा रहा था, हिज टाइम पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वह जो है नेशनल फीलिंग से भी उस पर वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, और नेशनलिज्म उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो वह जो आधुनिक राज्य की जब बात करता है, तो वह कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की बात करता है, और वह जो है इटली से बहुत प्रेम करता है। वह एक सच्चा राष्ट्रवादी था, उसे इटली से बहुत प्रेम था, और उसने अपना पूरा जीवन इटली के विकास में, इटली के एकीकरण में और इटली के समर्थन में ही लगाया था। हालांकि उसने बहुत सारे कष्ट झेले, बहुत झंझावातों को झेला, लेकिन फिर भी वह जो है वह एक महान लेखक, महान जो है राजनीतिक विचारक था, और उसने जो है आधुनिक राज्य की नींव रखी और आधुनिक राज्य की दिशा तय की। उसी के बताए गए आधुनिक राज्य से, कि सेकुलर राज्य से और नेशन स्टेट से जो है आज के जो राज्य हैं, जो आधुनिक राज्य हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस राज्य मतलब कंट्री, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य और कंट्री सेम नेम से जाना जाता है। तो जिस राज्य की वह बात की, वह राज्य नेशन स्टेट था। वह राष्ट्रीय राज्य की बात करता है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति होती है, और जो एक बड़ा राज्य था,
छोटे छोटे शहर राज्यों को, छोटे छोटे सिटी स्टेटों की जगह पे अब बड़े राज्य या नेशनल जो स्टेट जो है, नेशन स्टेट जो है वह लेने लगे थे। और यह मैकियावली की ही एक देन है, जिससे इस कारण से उसको मैकियावली को आधुनिक राजनीति का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद उसने जो सबसे बड़ी बात की वह थी राष्ट्रीयता का समर्थन। वह सब नेशनलिज्म का सपोर्टर था, वह खुद बहुत बड़ा नेशनलिस्ट था और वह नेशनलिज्म का समर्थन करता है। कहता है कि हर व्यक्ति को अपने राज्य का समर्थन करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि वो राजा को सजेशन भी देता है, अभी मैं हम आपको बताएंगे सजेशन जो प्रिंस में, अपनी बुक प्रिंस में देता है। तो वह राजा को जो सजेशन देता है, तो वह सजेशन उसका नेशनलिज्म से ही प्रेरित होता है। वह एक सच्चा राष्ट्रवादी है जिसका मूल उद्देश्य जो है वह इटली का एकीकरण कर, इटली का समायोजन कर, इटली को एक सशक्त सशक्त और एक संप्रभु इटली, एक सॉवरेन इटली के रूप में कन्वर्ट करना था, बनाना था। वह इटली को एक विजेता के तौर पे, इटली को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। और वह जो है इटली को हर संभव ऊंचाई पे ले जाना चाहता था। वह उसकी जो इच्छा थी वह यह थी कि इटली एक यूरोप का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य या देश बने। लेकिन वह यह भी जानता था कि इटली की जनता जो है वह अच्छी नहीं है। हालांकि वह जो है जब ह्यूमन नेचर की बात करता है तो उसके ह्यूमन नेचर का जो आइडिया था वो इटली के जनता से ही था। और वह जानता है कि नेशनलिज्म का समर्थन करने के बाद भी लोगों से इस चीज का समर्थन पाना मुश्किल है, इस चीज को लोगों तक पहुंचाना, लोगों से जोड़ना मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसने वह हर संभव कोशिश की कि इटली का एकीकरण हो, एक सशक्त इटली, एक संप्रभु इटली और एक जो है महान इटली का निर्माण हो। और इसके लिए उसने हर संभव कोशिश की। इसलिए कहा जाता है कि वह जो है नेशनलिज्म का कट्टर और सच्चा समर्थक था। ठीक। उसके बाद अगला जो टॉपिक था जो उसको मैकियावली को आधुनिक राजनीति का जनक घोषित करता है, वह था कि वह एक डेमोक्रेटिक जो है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का समर्थक था। वह समर्थन करता है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का समर्थन का मतलब था कि वह यह कहता है, उसका मानना था कि जिस भी राज्य में लोगों की सहभागिता ज्यादा होती है वह राज्य, वह स्टेट, वह राजा या वह शासन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहां आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, ठीक, क्योंकि अगर आप उसकी प्रिंस पढ़ेंगे तो प्रिंस में वह एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है। प्रिंस में वो ऑटोक्रेटिक या एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है और कहता है कि लोगों को संभालने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक एब्सोल्यूट पावर युक्त या एब्सोल्यूट पावर यूज करने वाला मोनार्क या राजा चाहिए जो लोगों को कंट्रोल कर सके, लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को कंट्रोल कर सके। और फिर वो अपनी दूसरी बुक, हालांकि 3 उसके इंपॉर्टेंट बुक है, बुक तो उसने बहुत सारे लिखे लेकिन 3 उसके महत्वपूर्ण बुक है। एक द प्रिंस है, दूसरा डिस्कोर्सेज है, तीसरा द आर्ट ऑफ वार है। तो वह जो है अपने दूसरे बुक डिस्कोर्सेज में यह कहता है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों की सहभागिता, सबसे ज्यादा पब्लिक जो है, अगर पब्लिक का सपोर्ट या कंसेंट अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम को प्राप्त होता है या मिलता है तो वह जो है वह रिपब्लिकन डेमोक्रेसी ही है या डेमोक्रेसी ही है। वह जो है इसका भरपूर समर्थन करता है, वह इसका भरपूर समर्थन करता है और कहता है कि लोग जिस शासन व्यवस्था में लोग खुद सहभागी होते हैं, खुद उससे जुड़े होते हैं, खुद जो है उसमें सहयोग करते हैं, उस व्यवस्था में क्रांति या विद्रोह की गुंजाइश 0 होती है। क्योंकि लोगों की चुनी गई सरकार होती है। लोग जब सरकार चुनते हैं तो लोगों को यह लगता है कि यह हमारी सरकार है, हम इसमें जो है अपना रोल दें, अपना समर्थन दें और हमने इसकी सरकार का निर्माण किया है तो अतः यह हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, उनको उस सरकार को बदलने का भी अधिकार होता है कि अगर सरकार जो है उनके दिए गए ड्यूटीज को या दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को
अगर वह फुलफिल नहीं करती है, अगर वह दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करती है, अगर उनके दिए गए कार्यों की जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करती है, तो इस व्यवस्था में राजा को, शासक को बदलने का पूरा अधिकार होता है किसके पास? जनता के पास। अतः वह अपने डिस्कोर्सेस में, अपने बुक डिस्कोर्सेज में राजतंत्र से बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्रीय जनतंत्र या रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का समर्थन करता है। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का समर्थन करने के पीछे उसका एक और रीजन है, क्योंकि वह जानता है कि लोगों के कंसेंट से बनाई गई सरकार में लोग जो है वह अपनी सरकार के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और यह भरोसा रखते हैं कि उनकी सरकार है और उसमें जो है वो अपना 100% देते हैं। जबकि राजतंत्र में एक पक्षीय शासन होता है, उसमें जनता की इच्छा हो या न हो, जनता की सहभागिता हो या न हो, लेकिन फिर भी राजा के आदेशों का, राजा के ऑर्डर का, राजा के रूल्स रेगुलेशन का मानना उनकी जिम्मेदारी होती है और उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं होता। तो इस स्थिति में राजतंत्र से ज्यादा बेहतर वह डिस्कोर्सेज, अपनी बुक डिस्कोर्सेज में गणतंत्र या जनतंत्र को मानता है। उसके बाद जो है आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में मानने के पीछे एक रीजन ये भी है कि मैकियावेली जो है उसने एक सेकुलर स्टेट की भी बात की थी। सेकुलर स्टेट की बात जब वो धर्म से पृथक करता है तभी वो, हालांकि धर्म से पृथक करके ऐसा नहीं हो कि वो अधार्मिक है, वह ऐसा नहीं है कि वह रिलीजियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैकियावेली रिलीजियस नहीं है, नहीं, वह जो है वह कहता है कि स्टेट को रिलीजियस मामलों में न्यूट्रल हो जाना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब है कि रिलीजियस मामलों में अगर सरकार न्यूट्रल होगी तो इसका मतलब है कि सरकार उसमें न यस करेगी न नो करेगी। यस और नो का मतलब यह है कि सरकार अगर यस नो कुछ भी करती है तो उसका प्रभाव जो है बाकी लोगों पे पड़ सकता है। तो वह कहता है कि सरकार जो है, सरकार किसी भी रिलीजियस मामले में कोई इंटरफियर ना करे, किसी तरह का कुछ भी जो है वह कोई ना कमेंट जारी करे, ना कुछ भी, कोई इसमें कोई भी एक्टिविटीज ना दिखाई दे। रिलीजियस मामले में वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाए, पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाए, पूरी तरह से अवॉइड कर दे रिलीजियस मामलों को। और जब सरकारें रिलीजियस मामले को पूरी तरह अवॉइड करती हैं, जब पूरी तरह न्यूट्रल हो जाती हैं, तो इस तरह के राज्य को सेकुलर स्टेट ही कहा जाता है। और यहीं से यह जो कॉन्सेप्ट है सेकुलर स्टेट का, यह सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट मैकियावेली से ही विकसित होता है। और आज विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, सेकुलर दिखाने का दावा करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो रिलीजियस स्टेट से ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो सेकुलर स्टेट है। और सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैकियावेली द्वारा ही शुरू किया गया, या मैकियावेली द्वारा ही विकसित किया गया, या मैकियावेली द्वारा ही बढ़ाया गया। यही कारण है कि मैक्सी जो है इसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक, फर्स्ट जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहता है। मैक्सी जो है वह मैकियावेली को फर्स्ट जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहता है, और जोन्स जो है वह फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहता है। ठीक, मैकियावेली को एक बार और बता दे रहा हूं, मैक्सी जो है मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहता है, और जोन्स जो है वह फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर या मॉडर्न पॉलिटिक्स या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहता है। ठीक, तो यह रीजंस है कि उसने धर्म से राजनीति को अलग किया। उसने जो है पहला विचारक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, और यही कारण है कि उसने मध्यकाल से या मिडिल एज से मॉडर्न एज के बीच की दूरी को हटा दिया, और वहीं से जहां यह राजनीति को धर्म से पृथक करता है, जहां से राजनीति को, पॉलिटिक्स को सेपरेट करता है रिलीजन से, जहां वह पॉलिटिक्स को राजनीति से अलग कर देता है, वहीं से मॉडर्न एज शुरू हो जाता है, वहीं से मॉडर्न एरा शुरू हो जाता है। तो वह उसका जो पहला प्रभाव था, मतलब उसके राजनीति का पिता मानने का जो पहला कारण था वो यही था कि उसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया। दूसरा कि वह पहला आधुनिक रियलिस्टिक
पॉलिटिकल थिंकर था जिसने इमेजिनेशन की दुनिया से आगे निकलकर और क्या है और क्या हो सकता है यथार्थवादी विचारों को अपना आधार बनाया। और उसने जितने भी विचार दिए सब यथार्थवादी विचार दिए, उसने जितनी भी चीजें बताई सब यथार्थवादी बताई। उसने क्या सही है और क्या हो रहा है इस पे बात की, क्या था और क्या होना चाहिए जैसे इमेजिनेशन पे वह नहीं आया, उसने जो है उसी की व्याख्या की। उसके बाद उसने राजनीति से नैतिकता को भी अलग कर दिया। राजनीति और नैतिकता, उसने कहा कि जिस प्रकार धर्म और नैतिकता का कोई संयोग नहीं हो सकता, धर्म और नैतिकता थी, राजनीति और धर्म जो है एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह धर्म, राजनीति और नैतिकता भी एक साथ नहीं रह सकती। ये दोनों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि नैतिकता जो है वह धर्म के रास्ते में रोड़ा है, धर्म के रास्ते में एक बैरिकेटर की तरह है। रिलीजन जो है वह पॉलिटिक्स के लिए एक बैरिकेटर का काम करती है। उसके बाद उसने जो है एक जो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया कि सिटी स्टेट से जब है जो है अब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, सिटी स्टेट से अब हम एक पूरी तरह से नेशन या सॉवरेन स्टेट की बात करते हैं। उसके बाद उसने जो है नेशनलिज्म के क्या का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी देश जो है अपने लोगों से चाहती है कि उसमें राष्ट्रीयता हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, अपने नेशन के प्रति कुछ भी कर जाने का जज्बा हो। वह जो है वह कहता है कि सैनिकों में नेशनलिज्म इस तरह से होता है कि वह बिना वह जानते हैं कि उन किसी भी सब क्षण उन्हें गोली लग सकती है, किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन यह नेशनलिज्म जो है उन्हें बॉर्डर पे टिके रहने देता है। वह उनको इतना प्रेरित करता है कि वह जानते हुए भी कि किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है, हमारी हत्या हो सकती है, वह अपने जगह से हिलते तक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म जो है भरा पड़ा होता है। तो मैकियावेली कहता है कि किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को सबल होने के लिए, किसी भी राज्य को स्टैंड करने के लिए, किसी भी राज्य को स्टेबल करने के लिए, किसी भी राज्य को सशक्त और शक्तिशाली बनने के लिए यह आवश्यक है कि वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो, राष्ट्रीयता की भावना हो और वह राष्ट्र के लिए सब हर तरफ से समर्पित हो। तो यह जो है मैकियावेली की एक बहुत बड़ी देन थी। और उसके बाद मैकियावेली जो है वह गणतंत्रीय लोकतंत्र का समर्थन करता है। वह राजतंत्र की जगह पे गणतंत्रीय लोकतंत्र या रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को मोनार्की की जगह ज्यादा बेहतर मानता है। हालांकि अपनी बुक डिस्कोर्सेज में वह जो है वह राजतंत्र से बेहतर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को मानता है। और इस तरह जो मैकियावेली है वह आधुनिक राजनीति का पिता माना जाता है। हालांकि मैक्सी ने उसे प्रथम आधुनिक राजनीति का राजनीतिक चिंतन माना और जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीति का पिता माना। मैकियावेली के विचारों पे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी चीज का पड़ा था, किसी फैक्टर का पड़ा था, तो वह रेनेसा था, क्योंकि रेनेसा उसके होम टाउन फ्लोरेंस से ही शुरू हुआ था। इटालियन रेनेसा जो है उसके होम टाउन फ्लोरेंस से ही शुरू हुआ था। और उसके बाद जितने भी सुधार हुए, जैसे कि नेशनल फीलिंग्स का डेवलप होना, या फिर जो है रियलिस्टिक अप्रोच का आना, या फिर जो है इटली का डिवाइडेशन होना, या फिर इटली का सोशल जो है जो स्ट्रक्चर था वह भी उसके विचारों को प्रभावित किया। और उन सारी चीजों को, उन सारी कमियों को जो उसने इटली में आइडेंटिफाई की थी, वह सारी कमियां जो उसने इटली में देखी थी, उन सभी का सुधार करना उसका उद्देश्य था। और यह सारी चीजें और उसका यह यथार्थवादी दृष्टिकोण जो लोगों जो जैसा है वैसी व्याख्या करना और लोगों के नेचर को हूबहू व्याख्यायित करना, यह उसका जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था। वह यथार्थवादी दृष्टिकोण ही उसे बाकी सारे पॉलिटिकल थिंकर से अलग करता है। और यही उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण और धर्म के प्रति न्यूट्रल हो जाना, नैतिकता के प्रति न्यूट्रल हो जाना, यह सारी चीजें जो हैं उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतक या आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता घोषित करती हैं, बनाती हैं। और मैकियावेली के दिए गए विचारों से, मैकियावेली के दिए गए आदर्शों से, मैकियावेली द्वारा दिए गए अपने प्रिंस में दिए गए सजेशन से मैक्सिमम राज्य जो है वो लाभान्वित भी हुए। और मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट था, उसने नेशन स्टेट की बात कर दी। उसने जो है एक नेशनलिज्म जो सबसे मुख्य बिंदु था, सबसे मुख्य विषय था, उसने नेशनलिज्म की बात की। और
रेनेसा के बाद जो सुधार हुए उन सुधारों को लागू करने की बात की। मैकियावेली एक महान प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, और उसकी इस योगदान को, उसके इस राजनीति में उसके योगदान को देखते हुए ही जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कहा था। उसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बोला था जोन्स ने, और यह जो है उक्ति उसके लिए सही है। और थैंक यू, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।